मयूर राज्य के विशाल किले की मीनारों पर सूरज अपनी आखिरी लालिमा बिखेर रहा था। दूर से देखने पर यह किला किसी सोने से जड़े महल जैसा चमकता था, मगर इसके अंदर की दीवारों में सियासत और धोखे की परतें जमी हुई थीं। राजगद्दी खाली थी। राजा की युद्ध में मौत के बाद दो रानियों के बीच सत्ता की जोर आजमाइश जारी थी। रानी तपस्या तेज तर्रार ठंडी आंखों वाली थी, जो अपनी चालों से दुश्मनों को मोहरों की तरह नचाती थीं, और दूसरी ओर रानी कामिनी नरम दिल और प्रजा की प्यारी थी। मगर महल के खेलों में कमजोर मानी जाने वाली दोनों ही रानियां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, लेकिन खुलेआम जंग नहीं छेड़ सकती थी। महल में साजिशें फुसफुसाना थीं, और इन सब के बीच एक नाम गूंजता था, हरिदास। हरिदास कोई आम चोर नहीं था। उसके किस्से हर गांव शहर में मशहूर थे। वो अमीरों से लूटकर गरीबों को बांटता था। लोग उसे चोरों का राजकुमार कहते थे। वो एक परछाई था जो दीवारों के आर पार गुजर जाता, पहरेदार की आंखों में धूल झोंक देता और पीछे बस एक ताना छोड़ जाता। हरिदास आया था उस रात जब महल के पहरेदार झपकी ले रहे थे। किले के पिछले हिस्से से एक साया उतर रहा था, काले कपड़ों में लिपटा, आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान लिए हरिदास दीवार पर चढ़ रहा था। उसके पास एक ही मकसद था, सिंहासन कक्ष से वो राज मुकुट चुराना जिसे राजा पहनता था। वो मुकुट सिर्फ सोने हीरे का नहीं था, वो सत्ता की पहचान था। हरिदास ने महल की दीवारें ऐसे पार कीं जैसे वो यहां का हिस्सा हो। उसे हर दरवाजे, हर गलियारे का नक्शा याद था। उसने अपने कदमों को हवा से हल्का रखा। उसके दिल में कोई डर नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक और चोरी थी, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। वो राज मुकुट के करीब पहुंच ही रहा था कि अचानक एक आवाज गूंज उठी, कौन है? वहां हरिदास ठिठक गया। सामने रानी तपस्या खड़ी थी, गहरी लाल साड़ी, आंखों में चमक और चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव। आखिरकार मशहूर हरिदास, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में ना डर था ना गुस्सा, बस जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से बातें कर रहा हो। हरिदास ने हल्का सा सिर झुकाया। रानी साहिबा, पकड़ने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ, पर आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। रानी ने ठंडी हंसी हंसी। तुम सोच रहे हो मैं पहरेदार को बुलाकर तुम्हें जेल में डाल दूंगी? नहीं हरिदास, मैं तुम्हें जेल में सड़ने के लिए नहीं, अपने लिए काम करने के लिए चाहती हूं। हरिदास ने आंखें सिकोड़ी और बोला, राजा का मुकुट तो बस एक शुरुआत है, असली खजाना कुछ और है, और उसे पाने के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो डरता ना हो, ही किसी का वफादार हो। हरिदास ने सिर झुका लिया, जैसे सोच में पड़ गया हो। उसके अंदर का चोर उसे कह रहा था, भाग जा यहां से जितना जल्दी हो सके। मगर उसकी आंखों में एक सवाल अटक गया था, आखिर वह खजाना क्या है जिसे रानी खुद पाने के लिए उसे बुला रही है? उधर महल के एक और हिस्से में रानी कामिनी बालकनी पर खड़ी चांदनी को निहार रही थी। उनका दिल बेचैन था। उन्हें लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ महल बल्कि पूरा राज्य हिला देगा। और उस तूफान का एक सिरा उस चोर से जुड़ा था जिसका नाम उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था। रात गहरी हो चुकी थी, मगर महल के कुछ हिस्सों में अभी भी हलचल थी। रानी तपस्या के कमरे में दिए की लौ धीमे धीमे कांप रही थी, जैसे वह भी रानी की चालों से डर गई हो। हरिदास अब तक महल से जा चुका था, मगर उसकी आंखों में रानी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, असली खजाना कुछ और है। हरिदास ने सोचा था यह बस एक आम चोरी होगी, मगर अब यह खेल उससे कहीं बड़ा हो चुका था। वह वापस अपनी छुपने के स्थान पहुंचा। महल से कुछ मील दूर एक वीरान गुफा, जिसे वह और उसके साथियों ने अपने ठिकाने में बदल दिया था। उसके 4 साथी उसका इंतजार कर रहे थे तो लाए राजमुकुट। उसके सबसे पुराने दोस्त शिवा ने हंसते हुए पूछा। हीरादास ने धीरे से कहा, मुकुट से बड़ी चीज हाथ लगी है, एक रानी की चाल और एक अनदेखा खजाना। शिवा और बाकी साथी हैरान हो गए। चोरों की यह टोली अब तक राजा महाराजाओं के खजाने लूटा करती थी, मगर अब कहानी में खुद रानी शामिल हो गई थी।
इधर महल में रानी कामिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानती थी कि तपस्या के मन में कोई बड़ी साजिश चल रही है, मगर वह क्या है यह समझ नहीं आ रहा था। उनकी विश्वास पात्र दासी चंद्रा धीरे से उनके पास आई। रानी साहिबा, खबर मिली है कि वह चोर हरिदास महल में देखा गया था। कामिनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तपस्या उससे क्या चाहती हैं पता नहीं रानी, मगर एक और खबर है, चंद्रा ने हिचकते हुए कहा। महल के तहखाने में हलचल देखी गई है। सुना है वहां कुछ छुपा है जिसे राजा साहब ने भी कभी नहीं। कामिनी की आंखें बड़ी हो गईं। तहखाने का रहस्य, क्या वह वही खजाना है जिसके बारे में दादी मां किस्से सुनाया करती थीं? इधर हरिदास ने निश्चय कर लिया, वो दोबारा महल जाएगा, मगर इस बार किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। अगली रात जब पूरा महल सो चुका था, हरिदास वापस लौट आया, मगर इस बार वह सिंहासन कक्ष की ओर नहीं गया। इस बार वह सीधे उस तहखाने की तरफ बढ़ा जिसके बारे में उसने बस अफवाहें सुनी थीं। किले की दीवारों के पीछे बने भूल भुलैया जैसे रास्तों से गुजरते हुए उसे एक पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे के ठीक सामने एक और साया खड़ा था। रानी कामिनी, तुम यहां क्या कर रही हो? हरिदास ने धीरे से पूछा। रानी ने उसे देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। मुझे पता है कि तपस्या तुम्हें किसी खजाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, पर वह खजाना इस राज्य का अभिशाप है, उसे मत खोलो। हरिदास मुस्कुराया। तुम चाहती हो मैं इस दरवाजे से वापस लौट जाऊं? कामिनी ने धीरे से कहा। मैं चाहती हूं कि तुम जियो, जो इस दरवाजे के पार गया वह कभी वापस नहीं आया। हरिदास ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उसके कानों में उसके पुराने साथी की आवाज गूंजने लगी। हम चोर हैं, हमें खजाने की भूख नहीं, आजादी चाहिए। उसने आंखें खोलीं और कहा, मैं चोर हूं रानी साहिबा, पर अब मैं सिर्फ चोरी नहीं, सच भी जानना चाहता हूं। वह दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। तहखाने के अंदर अंधेरा गहरा था, मगर यह अंधेरा बस बाहर का नहीं था। इसमें सदियों से दबी हुई कहानी, खून से सने राज और एक ऐसा सच छुपा था जो पूरा मयूर राज्य हिला सकता था। कहानी अब सिर्फ एक चोर और दो रानियों की नहीं रही। अब यह लड़ाई थी सच और झूठ, वफादारी और साजिश, और अंधेरे और उजाले की। हरिदास ने पहला कदम अंदर रखा और पीछे से दरवाजा खुद ब खुदा पत्थर की दीवार में समा चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हवाएं तक डर के मारे सरक रही थीं। अंधेरे में उसकी आंखें धीरे धीरे अभ्यस्त हो रही थीं। उसने दीवारों पर उभरे अजीब से निशानों को देखा। कुछ संस्कृत में लिखे श्लोक थे, तो कुछ जंगली चित्रों की तरह लग रहे थे। वह आगे बढ़ा तो उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी हिली, और तभी सामने एक मशाल जल उठी, जैसे किसी ने उसके आने का इंतजार किया हो। हरिदास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है खजाना खुद मेरी राह देख रहा है। वह मशाल लेकर आगे बढ़ा तो उसके सामने एक विशाल कक्ष खुल गया। कक्ष के बीचों बीच एक सिंहासन था, मगर वह सोने का नहीं था। वो काले पत्थर से बना था और उसके चारों तरफ धातु के नुकीले कांटे थे, जैसे किसी कैदी को बिठाने के लिए बना हो। सिंहासन के सामने एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो इस सिंहासन को छुएगा वह राज करेगा या राख बन जाएगा। हरिदास ने तख्ती पर हाथ फेरा ही था कि उसके पीछे हलचल हुई। उसने झट से मुड़कर अपनी कटार निकाल ली, मगर सामने जो खड़ी थी उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। रानी तपस्या वहां खड़ी थी, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। मैं जानती थी कि तुम यहां आओगे। हरिदास हरिदास ने अपनी कटार नीचे की ओर बोला। रानी साहिबा, आप भी चोरी करने आई हैं? रानी ने हंसकर कहा, मैं चोरी करने नहीं, इतिहास बनाने आई हूं। वह खजाना सिर्फ सोना हीरा नहीं है, यह सिंहासन असली ताकत है। राजा की असली विरासत इसी के अंदर छुपी है। हरिदास ने आंखें सिकोड़ ली। ताकत? कैसी ताकत? तपस्या ने धीरे से कहा, यह सिंहासन अमर राजगद्दी है। जो इस पर बैठ गया वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। मगर क्या? हरिदास ने पूछा। मगर सिर्फ वही इस पर बैठ सकता है जिसके खून में शाही रेखा का अंश हो। हरिदास ने हंसकर कहा, तो रानी साहिबा, आप यहां आकर भी हार गईं?
मैं चोर हूं, ना कि राजा का खून हूं ना। आप तपस्या मुस्कुराई। तुम नहीं समझे हरिदास, तुम्हारा खून आम नहीं है। तुम्हारे पिता राजा भीमसेन थे, जिन्होंने महल छोड़कर एक साधारण औरत से शादी की थी। तुम भी उसी खून के वारिस हो। तुम असल में इस सिंहासन के असली हकदार हो। हरिदास एक पल को जैसे शव हो गया। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूम गईं। उसकी मां हमेशा कहती थीं कि वह खास है, मगर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं राजा का बेटा उसके होठों से धीमे से निकला। तपस्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। हां, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ चाहती हूं। हम दोनों मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे। कामिनी जैसी कमजोर रानी को हटा देंगे और पूरा मयूर राज्य हमारे नाम होगा। हरिदास ने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वह अब तक खुद को एक आजाद चोर समझता था, जिसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मगर अब उसे पता चला चाय की ताकत थी। हरिदास, रुक जाओ। रानी कामिनी वहां खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में मजबूती। तपस्या तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। यह सिंहासन कोई वरदान नहीं, श्राप है। इस पर जो बैठता है उसकी आत्मा धीरे धीरे इस काले पत्थर में कैद हो जाती है। यह गद्दी राज्य नहीं देती, गुलामी देती है। हरिदास दोनों रानियों के बीच खड़ा था। एक तरफ तपस्या, जो ताकत और जीत का वादा कर रही थी। दूसरी तरफ कामिनी, जो सच और आजादी का रास्ता दिखा रही थी। उसने दोनों को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह चोर था, मगर अब उसके सामने चोर बनने का नहीं, बल्कि एक कहानी का हिस्सा बनने का मौका था। सिंहासन सामने चमक रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। हरिदास ने गहरी सांस ली और अपनी कटार को नीचे फेंक दिया। मैं चोर हूं, ना कि राजा बनने आया हूं, न गुलाम में अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। रानी तपस्या के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। तुम यह मौका ठुकरा रहे हो। मैं तुम्हें अमर बना सकती हूं, हरिदास ने मुस्कुराकर कहा। अमर वह होता है जिसके नाम की कहानियां सदियों तक सुनाई जाए, और मेरी कहानी एक चोर की रहेगी, राजा की नहीं। कामिनी की आंखों में राहत के आंसू आ गए, मगर तपस्या अब चुप नहीं थी। उसकी आंखों में नफरत की आग जल उठी थी। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ हो, हरिदास ने हल्के से सिर झुकाकर कहा। रानी साहिबा, मैं किसी के साथ नहीं, अपने रास्ते पर हूं। वह पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। मगर अब वह सिर्फ एक चोर नहीं था, वो एक ऐसा नाम बन चुका था जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियां सुनाने वाली थीं। और वहीं अंधेरे सिंहासन कक्ष में रानी तपस्या ने कसम खाई, अगर हरिदास मेरा नहीं हो सकता तो वह किसी का नहीं होगा। हरिदास अंधेरे तहखाने से बाहर निकल आया था, मगर उसके मन का अंधेरा और गहरा हो चुका था। वह चोर था, मगर अब उसके खून में राजा की विरासत बह रही थी। वो सच्चाई, धोखा और दो रानियों की साजिशों के बीच फंस चुका था। रात के सन्नाटे में महल से दूर हरिदास अपनी छिपी हुई गुफा में वापस लौट आया। उसके साथी उसे देखकर चौंक गए। वो घायल था। उसकी आंखों में दर्द और उलझन थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। शिवा ने तुरंत आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? हरिदास ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तो ठीक हूं, पर अब यह राज्य नहीं बचेगा। उसने अपने साथियों को पूरा सच बता दिया। अमर सिंहासन, रानी तपस्या की चालें और रानी कामिनी की चेतावनी। उसके साथियों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। शिवा फुसफुसाया, तपस्या हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने का वक्त नहीं है शिवा। वह रानी अब बदले की आग में जल रही होगी, लेकिन हम उसके हर दाव से आगे रहेंगे। हम चोर हैं, हमारे पास ताकत नहीं, पर अकल है। उसी रात महल के अंदर हलचल मच गई थी। रानी तपस्या सिंहासन कक्ष में खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत की लपटें जल रही थीं। वो चोर मुझे ठुकराकर चला गया, अब वो मेरा दुश्मन है, उसने गुस्से से कहा। उसके सामने एक और परछाई खड़ी थी, सेनापति विक्रांत, जो तपस्या का सबसे भरोसेमंद योद्धा था। रानी साहिबा, बस हुक्म दीजिए। हरिदास चाहे जमीन में छुपे या आसमान में उड़ जाए, मैं उसकी लाश आपके कदमों में लाकर डालूंगा। तपस्या ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लाश नहीं, मैं उसे जिंदा चाहती हूं।
मैं खुद उसकी आंखों में वह पछतावा देखना चाहती हूं जो उसने मेरे खिलाफ जाकर कमाया है। अगली सुबह पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया, हरिदास को जिंदा पकड़ने वाले को इनाम मिलेगा और जो उसे पनाह देगा उसे मौत। हरिदास अब सिर्फ एक चोर नहीं, राज्य का गद्दार घोषित कर दिया गया था। उधर रानी कामिनी अपने महल के बगीचे में खड़ी थी। उनका मन अशांत था। चंद्रा ने धीरे से आकर कहा, रानी साहिबा, हरिदास ने आपकी बात मानी, उसने सिंहासन नहीं लिया। अब क्या होगा? कामिनी ने उदास स्वर में कहा, अब उसकी जान खतरे में है। तपस्या उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, तो क्या हम उसे बचाएंगे? चंद्रा ने पूछा। कामिनी ने गहरी सांस ली। अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो यह राज्य अंधेरे के हवाले हो जाएगा। इधर हरिदास और उसके साथियों ने महल में घुसने की नई योजना बनाई। वह जानता था कि तपस्या का असली इरादा सिर्फ सिंहासन तक सीमित नहीं है। वह सिंहासन का अभिशाप भी जानती थी, फिर भी उसे पाना चाहती थी। शिवा ने पूछा, भाई तू क्या करने जा रहा है? तपस्या से लड़ाई मतलब मौत बुलाना है। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, अगर आज डर गए तो चोर नहीं, मुर्दे कहलाएंगे। मैं तपस्या को रोकूंगा, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। रात होने का इंतजार किया गया। हरिदास ने काले कपड़े पहने और महल की ओर निकल पड़ा। अकेला उसके साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने सिर्फ एक बात कही, यह लड़ाई मेरी है। महल के पीछे दाखिल होते ही हरिदास ने देखा कि पूरा किला सैनिकों से भरा पड़ा था। हर कोने पर मशालें जल रही थीं। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। बालकनी में रानी कामिनी खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता थी, मगर जब उन्होंने हरिदास को देखा तो हल्की सी मुस्कान उभर आई। हरिदास ने धीरे से सिर झुकाकर उन्हें इशारा किया, मैं ठीक हूं। वह आगे बढ़ा, मगर तभी एक आवाज गूंजी, वह रहा, चोर पकड़ो। उसे सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हरिदास ने आंखें घुमाईं और मुस्कुराते हुए कहा, आ जाओ भाइयों, खेल शुरू करते हैं। कटार बाहर निकली और वह हवा की तरह सैनिकों के बीच नाचने लगा। उसकी चालें इतनी तेज थीं कि सैनिक एक दूसरे पर गिर रहे थे, मगर तभी पीछे से एक तीर आया, सीधा उसकी बाजू में लगा। वो लड़खड़ाया। बालकनी से रानी कामिनी चीख पड़ी। हरिदास उसके सामने रानी तपस्या खड़ी थी। तीर कमान हाथ में लिए मुस्कुराती हुई भागते भागते थक गए। ना चोर। हरिदास घुटनों के बल गिर गया। उसके होठों से खून टपक रहा था, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, रानी साहिबा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। तपस्या की आंखों में ठंडा गुस्सा था। खत्म होगा। हरिदास, अब तुम मेरी जीत का रास्ता हो, मेरी दीवार नहीं। हरिदास ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, तुमने एक बात सही कही थी। मैं राजा का बेटा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा राजा नहीं बनूंगा। तपस्या के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। रात गहरी हो चुकी थी। महल के आंगन में सैनिकों के कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। मशालों की रोशनी उनके लोहे के कवच पर टकराकर चमक रही थी। चारों तरफ हरिदास की तलाश जारी थी। हरिदास की बाजू से खून बह रहा था, मगर उसके होठों पर वही मुस्कान थी जो हमेशा मुसीबतों का मजाक उड़ाती थी। वो छिपा हुआ सैनिकों के गुजरने का इंतजार कर रहा था। आज अगर पकड़ा गया तो तपस्या जिंदा नहीं छोड़ेगी, उसने खुद से फुसफुसाया। आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। हरिदास ने तुरंत कटार खींची, मगर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। रानी कामिनी उसके सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता और आंखों में नमी थी। तुम्हें भाग जाना चाहिए। हरिदास, तपस्या ने पूरे महल को तुम्हारे खून से रंगने का हुक्म दिया है। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग जाऊं जब खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा आ रहा है। रानी ने एक कदम आगे बढ़ाया, तुम्हारी बहादुरी पर सवाल नहीं है, लेकिन अगर तुम मरे तो यह राज्य तपस्या की मुट्ठी में चला जाएगा। तुम्हें जिंदा रहना होगा। हरिदास की मुस्कान थोड़ी फीकी हो गई। उसने आंखें नीची की और धीरे से कहा, मैं चोर हूं। रानी साहिबा, मैं लड़ाई के लिए नहीं बना। कामिनी ने उसकी आंखों में देखा, तुम चोर नहीं हो। हरिदास, तुम वो हो जो तपस्या से लड़ सकता है। तुमने सिंहासन ठुकराया, लेकिन तुमसे बेहतर कोई राजा हो ही नहीं सकता।
हरिदास ने हल्के से सिर झुकाया। राजा बनने के लिए राजमहल की साजिशों में रहना पड़ता है। रानी साहिबा, मैं उन साजिशों में नहीं जी सकता। कामिनी ने उसकी कटार पकड़ी। तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बस एक आखिरी काम करना होगा। हरिदास ने चौंक कर पूछा, कैसा काम? कामिनी ने धीरे से कहा, तपस्या को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उसे वह सिंहासन तक पहुंचने ही ना दो। हरिदास ने ठंडी सांस ली। आसान काम तो नहीं लग रहा। कामिनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आसान कामों के लिए तुम्हें याद थोड़ी किया जाता है। हरिदास की आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर यह आखिरी खेल है तो चोर अपना दांव जरूर लगाएगा। इधर रानी तपस्या सिंहासन कक्ष में खड़ी थी। उसके सामने सेनापति विक्रांत घुटनों के बल झुका था। रानी साहिबा, हरिदास अब तक जिंदा है, वह महल के अंदर ही छुपा हुआ है। रानी तपस्या ने ठंडी आवाज में कहा, जिंदा है, इसीलिए मैं जिंदा हूं। जब तक वह मरेगा नहीं, मेरी जीत अधूरी है। विक्रांत ने सिर झुकाकर कहा, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। रानी तपस्या ने धीमे से कहा, हरिदास ने मेरा भरोसा तोड़ा है, अब उसकी मौत भी आसान नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि वह मेरे पैरों में गिड़गिड़ा आए और फिर मैं खुद उसकी गर्दन काटूं। विक्रांत ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। जैसे ही विक्रांत बाहर निकला, रानी तपस्या की आंखों में गुस्से की आग और गहरी हो गई। हरिदास, तुमने मुझसे टकराने की जो कीमत चुनी है वो तुम खुद चुकाओगे। अगली रात हरिदास एक बार फिर महल के तहखाने में दाखिल हुआ। इस बार वह अकेला नहीं था। रानी कामिनी और उसका सबसे भरोसेमंद साथी शिवा भी साथ थे। भाई, इस बार हम यहां से जिंदा लौटे तो मेरा नाम बदल देना, शिवा ने फुसफुसाया। हरिदास ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाम तो इतिहास में लिखा जाएगा शिवा। वे तीनों धीरे धीरे तहखाने के गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां काले पत्थर का वह श्रापित सिंहासन रखा था। यही है वह जगह, कामिनी ने धीमे से कहा। हरिदास ने सिंहासन की तरफ देखा। वह पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे वह उन्हें बुला रहा हो। शिवा ने धीरे से कहा, अब आगे क्या? भाई, हरिदास ने कटार निकाली और सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। हम इस सिंहासन को यहां से गायब कर देंगे। अगर रानी तपस्या तक यह नहीं पहुंचा तो उसकी जीत अधूरी रह जाएगी। रानी कामिनी ने धीरे से कहा, तुम्हें यकीन है यह काम करेगा? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, यकीन नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, तभी पीछे से ठाके की आवाज आई। वाह हरिदास, इतनी बड़ी योजना बना डाली और हमें खबर तक ना होने दी। रानी तपस्या वहां खड़ी थी, साथ में विक्रांत और 4 दर्जन सैनिक। हरिदास ने कहा, रानी साहिबा, आप तो हमेशा गलत वक्त पर सही जगह आ जाती हैं। रानी तपस्या ने कटार खींच ली। तुम्हारी यह कहानी अब खत्म होने वाली है। हरिदास ने अपनी कटार कसकर पकड़ी। कहानी तब खत्म होती है जब चोर की आखिरी चाल नाकाम हो जाए। रानी तपस्या ने गुस्से से कहा, तुम्हें अब कोई चाल बचा नहीं सकती। हरिदास ने हल्की हंसी के साथ कहा, रानी साहिबा, चोर की एक आखिरी चाल हमेशा बची रहती है। वह आगे बढ़ा और एक ही वार में विक्रम की तलवार छीन ली। शिवा ने पीछे से 2 सैनिकों को गिरा दिया। कामिनी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, हरिदास, सिंहासन को तोड़ दो। हरिदास ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपनी कटार सीधी सिंहासन के पत्थर पर दे मारी। पत्थर टूट गया और उसके साथ सिंहासन से एक भयानक चीख निकली, जैसे किसी राक्षस की आत्मा आजाद हो गई हो। रानी तपस्या पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर था। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने चीखते हुए कहा। हरिदास ने उसकी तरफ देखा और कहा, खेल खत्म। रानी साहिबा, तपस्या की आंख में गुस्सा भर गया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सिंहासन का अभिशाप आजाद हो चुका था। हरिदास ने कामिनी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब यह राज्य तुम्हारा है। रानी साहिबा, कामिनी ने धीमे से कहा, यह राज्य हमारा है। हरिदास। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पूरब की ओर हल्की सी लाली उभरने लगी। थीमगर महल के अंदर की लड़ाई अब भी जारी थी।
हरिदास के घावों से खून बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। अडिग अजय उसके सामने रानी तपस्या खड़ी थी, मगर अब उनकी आंखों में गुस्से की जगह डर था। सिंहासन टूट चुका था, अभिशाप आजाद हो चुका था। पूरा महल रहस्यमयी चीख से गूंज रहा था। दीवारें कंपन कर रही थीं, जैसे यह किला अब ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। तुमने यह क्या कर दिया हरिदास? तपस्या ने चीख कर कहा। हरिदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारा खेल खत्म कर दिया। रानी साहिबा, अब यह सिंहासन न तुम्हारा है न किसी और का। रानी तपस्या के चेहरे पर खून खोलता गुस्सा झलक रहा था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरिदास ने अपनी कटार संभाली। मैं हमेशा से कीमत चुकाने को तैयार था। सवाल यह है, तुम तैयार हो? तपस्या ने तलवार खींची और उन दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। धातु से धातु टकराई, चिंगारियां उड़ी। हरिदास के हर बर में अब दर्द नहीं था, सिर्फ जुनून था। वो एक चोर था जो राजा नहीं बनना चाहता था, मगर एक सही राजा के लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार था। रानी तपस्या का हर बार भारी था, मगर उसमें अब डर भी झलक रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकते, हरिदास ने एक आखिरी वार किया और रानी तपस्या की तलवार दूर जा गिरी। वह जमीन पर गिर पड़ी। खेल खत्म। रानी साहिबा, हरिदास ने ठंडी आवाज में कहा। रानी तपस्या ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उनके चेहरे पर गुस्से के बजाय पछतावा दिखा। तुम्हें मारकर भी मैं नहीं जीत पाई है ना? हरिदास ने कहा। जीत उसी की होती है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है। तुमने सिर्फ अपने लिए लड़ा, इसलिए तुम हार गई। तपस्या ने थकी हुई आवाज में कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक चोर मुझे हरा देगा, हरिदास ने धीमे से कहा। मैं चोर नहीं था, तुमने मुझे चोर बना दिया। वो पल भर के लिए रुका, फिर बोला, जाओ रानी साहिबा, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। जिंदा रहकर अपनी हार देखना ज्यादा बड़ी सजा है। तपस्या ने कांपते हुए सिर झुकाया। तुम्हें जीत मुबारक हो, हरिदास। वह धीरे धीरे उठी और महल से बाहर चली गई। टूटी हुई, हारी हुई सूरज उग चुका था। महल के आंगन में अब खामोशी थी। रानी कामिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके साथ पूरा राज्य खड़ा था। सैनिकों ने अपनी तलवारें नीचे रख दी थीं। कामिनी ने हरिदास की ओर देखा। वह अब थका हुआ मगर सच्चा नायक था। तुमने राज्य को बचा लिया, हरिदास, कामिनी ने कहा। हरिदास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राज्य को बचाने के लिए राजा की जरूरत होती है। मैं राजा नहीं हूं, रानी साहिबा। कामिनी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए मरने को तैयार हो। तुम राजा बनने के काबिल हो। हरिदास ने अपनी कटार जमीन पर रख दी। मैं चोर था और चोर ही रहूंगा, लेकिन आज से इस राज्य का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। कामिनी ने आंखों में आंसू ली कहा, अगर तुम ना होते तो यह राज्य आज खत्म हो चुका होता। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, चोरों का काम ही होता है जो लूटा गया है, उसे वापस लाना। मैंने अपना काम कर दिया। रानी साहिबा वो पल भर के लिए रुका, फिर बोला, अब मुझे जाना होगा। कामिनी ने चौंक कर पूछा, कहां जाओगे? हरिदास ने आसमान की ओर देखा, जहां चोरों की जगह होती है। अंधेरे में कामिनी कुछ बोलने ही वाली थी, मगर तब तक हरिदास मुड़ चुका था। पूरा राज्य खड़ा होकर देख रहा था। जब हरिदास धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ता गया, बिना किसी ताज के, बिना किसी सिंहासन के, मगर सबकी आंखों में वही नाम चमक रहा था। हरिदास चोर जो राजा बन सकता था मगर नहीं बना। निष्कर्ष यह कहानी हमें सिखाती है कि असली नायक वही है जो सत्ता, लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए खड़ा होता है। हरिदास ने अपनी बुद्धि, साहस और निष्ठा से यह साबित कर दिया कि नायक बनने के लिए ताज जरूरी नहीं होता, बल्कि कर्म और इरादे ही इंसान को महान बनाते हैं। दूसरी ओर रानी तपस्या की हार यह दर्शाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सच्चाई और न्याय के सामने झुक ही जाती है। कामिनी ने नेतृत्व की बागडोर संभाली, मगर उसकी जीत के पीछे हरिदास का त्याग और संघर्ष अमर हो गया। यह कहानी हमें बताती है कि नायक वही है जो खुद की नहीं, दूसरों की खुशी के लिए लड़ता है, और यही वह विरासत है जो समय के साथ कभी मिटती नहीं।